अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से है। आजकल कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना उछाली जा रही है और इससे ये बात तो पक्का हो गया है, ये बात तो कंफर्म हो गई है कि जब जब भी लोग रोज़गार या शिक्षा इस किस्म की बात करते हैं, एजुकेशन या रोज़गार के बारे में, तो सरकार उनको धर्म का चखना चखा देती है, जिससे जो है ना वो फिर से कोमा में चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम में। मैंने इस बात को बड़े अच्छे से नोट किया है। आपको चंद चीज़ें याद दिलाता हूँ। मोदी सरकार वजूद में आने के बाद में सबसे पहले धीरे धीरे सबसे पहले जो वजूद में आया वो था जिसको हम बोलते हैं, जैसे 10 कुत्ते जमा हो गए एक आदमी को मारने के लिए, उसको यूँ कहें, लिंचिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में यूँ कहेंगे कि भाई 100 कुत्ते 80 कुत्ते जमा हो गए एक मर्द को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। तो ये सरकार ने करवाया, ऐसा नहीं कि खुद हुआ है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए गठित किया, जिसका नाम रखा गौ रक्षक दल। लेकिन उन पर, लोगों को मारने वाले पर उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसलिए मैंने इसको बारीकी से नोट किया। सरकार ने ये दल बनाया गाय को बचाने के लिए, तो ये दल वहाँ क्यों नहीं जाता है जहाँ से गाय सारी दुनिया में सप्लाई होती है और दुनिया में नंबर 1 पे पहुँच गया है। हिंदुस्तान, भारत नंबर 1 पे पहुँच गया है गाय के सप्लाई के मामले में। मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका में जो मटन है वहाँ पर बीफ का मीनिंग सिर्फ गाय का मटन होता है, गाय या बैल का मटन होता है। वहाँ भैंस का मटन नहीं होता है, गाय बैल का मतलब बीफ, वहाँ सीधा गाय का मटन होता है या फिर बैल का मटन होता है। भैंस वहाँ पे नहीं, शायद नहीं चलती है। लेकिन वहाँ की एजेंसियों के मुताबिक भारत का मटन सबसे ज़्यादा सारी दुनिया में जा रहा है और नंबर 1 पे आ गया। तो ये गौ रक्षा के नाम पे ये जो सरकार ने इनको लाइसेंस दिया है आतंक मचाने का, उस पर उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। और ताज्जुब की बात तो ये है कि मारने वाले, जब इनके खिलाफ कोई केस हुआ, कोर्ट में गए, तो कोर्ट भी ये नहीं पूछता कि किस हथियार से मारा, किसने मारा। ये पूछता है कि वहाँ पे क्या ये जिसके लिए गए थे वो था, गोश्त था, नहीं था तो कर बना रख दो। कोर्ट का भी ये रवैया पूरा देखा है हमने पूरे 6 सालों के अंदर। इसी तरह से हर मसले पर हिंदू मुस्लिम नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा। जैसे ही अभी 2 दिन पहले एक, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी मुंबई की भाषा में भड़वा बोलते हैं, बीजेपी का एक वहाँ पे आ गया, हैदराबाद में आकर के बयान दे रहा है कि जो भी वोट दिया है MIM को, वो पाकिस्तान को जाएगा। जबकि बीजेपी का मुस्लिम और पाकिस्तान निकाल दो तो बचता ही क्या है बीजेपी के पास। दूसरी बात यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब से बीजेपी आई है, जब से ही धर्म संकट क्यों आ गया? अंग्रेज थे, उनके ज़माने में भी ऐसी कोई बात नहीं चली धर्म संकट की, बाद में भी नहीं चली। ये 6 सालों में इतना धर्म संकट कैसे आ गया? तो इससे मालूम हुआ कि धर्म संकट में नहीं है, बल्कि इंसानियत संकट में है। जी हाँ, कल को ये जो
मोदी भक्त है, इनकी औलादें ये दूर नहीं है कि अच्छा, मैंने इस बात को नोट किया है, जो लोग कल तक भक्त थे यस बैंक के टाइम पे, मैंने देखा है वो लोग चीख चीख कर कह रहे हैं हम तो मोदी के भक्त थे। क्या थे? भक्त। भक्त ईश्वर के होते हैं, किसी नीच या जलील आदमी के या अच्छे आदमी के, बुरे आदमी के। एक आदमी गोबर खाता है तो इसलिए उसकी वजह से उसके भक्त होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने, कई लोगों ने खुलासा किया कि हमारा, और अभी अभी जब इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 1 महीने भी नहीं हुआ अभी, तो इलेक्ट्रिसिटी को बेचने का जो चल रहा था यूपी बिहार में, उत्तराखंड में, इधर जो इस तरफ जो है ना, तो कितना 35 दिन के बाद लाइमलाइट में आया उनका मामला। 35 दिन धरना पर बैठे, तब जाके मीडिया ने दिखाया, वो भी रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में दिखाया। बाकी मीडिया तो दूसरे कामों में लगी थी। मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि जितनी गोदी मीडिया है, या यूँ बोल दो गोबर मीडिया, वो एक ही काम में लगी हुई है, वो है कैसे भी भारत में धार्मिक तौर पर लड़ाई और फसाद कराने का। और बीजेपी की भी यही मंशा है, इसीलिए जो है ना बीजेपी उनको रोकने का काम बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि जो है ना उनको छूट देती है। तो इससे मालूम हुआ कि कल को जब ये भक्तों की औलाद होगी और ये जो कि गुनाह करना और मुस्लिम दुश्मनी के अंदर ये आतंकी बन चुके होंगे पूरी तरह से, तो इनका क्या होगा मालूम है? इनको भी सरेआम रोड पर खड़ा करके और गोली मार दी जाएगी, क्योंकि आतंकवादी थे। या नहीं तो इनको दौड़ाया जाएगा थोड़ा सा और फिर आतंकवादी बोल के गोली मार दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार अकेली नहीं है, इसमें योगदान उन भक्तों का भी है जो हर बुरे काम पर सरकार का समर्थन करते हैं। और सरकार जब हिंदू मुस्लिम या धार्मिक चीज़ें लाती है भक्तों को भांग चटाने के लिए, तो उसमें फ़ौरन चाट लेते हैं और फिर कोमा में चले जाते हैं। तो जब भी शिक्षा, रोजगार और विकास की बात मांग करने लगती है पब्लिक, अभी कुछ ही दिन पहले जो है ना देखा आपने, शिक्षा के बारे में जो है ना बहुत चल रहा था, वैसे ही अब जो है ना एक नया चीज़ लेके आ, वापस से फिर वो लेके आए और वही लव जिहाद के नाम से चलाने लगे उसको। और जो आतंकवादियों के लिए SIT बननी चाहिए, वो आतंकवादियों को छोड़ करके SIT लव जिहाद के पीछे लगी। और फिर उसके बाद में लंबी चौड़ी कोशिश के बाद SIT ने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। पुलिस भी ये हैरान है। तो सरकार जो है ना, जब भी आप रोज़गार मांगने की कोशिश करेंगे, रोज़गार के लिए ज़्यादा कुछ मुद्दा उठने लगेगा, तो वापस हिंदू मुस्लिम का आपको चखना चखाएंगे। और गोदी मीडिया के साथ साथ उन देशद्रोहियों का भी इसमें हाथ है, जो लोग दोनों तरफ से या कई तरफ से इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का तो ये प्लान है कि भाई कोई आदमी जो है ना खड़ा ना हो खिलाफ, और कोई जो है ना यूँ नहीं कहे कि भाई हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, रोज़गार नहीं मिला, हमारे प्रदेश में खाना नहीं है, हमारे प्रदेश में जो है ना ये समस्या ये बताने के बजाय वो जो है ना उसको जो है ना धर्म का चंगा चका दो, और जो है ना वो कुछ देर के लिए ठंडा हो जाएगा जब तक दूसरा कुछ सोचेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ही जब भारत में जो है ना बहुत सारी कंपनियां बिक चुकी है गवर्नमेंट की, तो प्राइवेट हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। अभी आप सोचने की बात है कि लॉकडाउन में सबका जो कमाई का मामला है यहाँ तक पहुँच गया कि करोड़ों लोगों के खाने के वांदे हो गए। लेकिन लॉकडाउन में जब कोई कारोबार नहीं चल रहा था, तब भी
अडानी ग्रुप की कमाई बढ़ रही थी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सब उसी को दिया जा रहा है ना। गवर्नमेंट चल किसके लिए रही है? अंबानी और अडानी के लिए तो भरने दो। लेकिन याद रखे, कल को आपके बच्चे जब भीख मांग करके चाय बेच रहे होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं नहीं, चाय बेच कर आपके बच्चे प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन चाय बेच करके चोर जरूर बन जाएंगे भक्तों के बच्चे, क्योंकि यही शिक्षा ही है। धर्म का चकना चखने के बाद में तो यही आता ही है। चोर, मवाली, गुंडे, बदमाशी बनेंगे बड़े होकर के, और कुछ नहीं कर सकते हैं आप, चूँकि आपने भी रास्ता ऐसा ही चुना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर कुछ इंसानियत जागी होगी। नहीं जागी है तो फिर अपने बच्चों को तैयार कर लीजिए कि या तो वो भीख मांगे या फिर किसी इनकाउंटर में मारे जाए। उस समाज से आप उम्मीद ही क्या करें जहां 90% संबंध दहेज के सामान से तय होते हों। वहां प्रेम कितना ही होगा आप जानते हैं। इसलिए जिसने प्रेम की जगह कार और वॉशिंग मशीन को प्रेम समझा, उसी से उम्मीद भी की जानी चाहिए कि वह लव जिहाद के भूत को खड़ा करेगा, सही मानेगा। यह कुछ और नहीं है, भारतीय समाज में पुरुषों के विजय और उनके एकाधिकार का उद्घोष है कि शादी कौन करेगा, किससे करेगा, ये मर्द तय करेंगे। औरतों के जीवन पर एकाधिकार का मुद्दा है ये लव जिहाद। इस देश में हर 15 मिनट पर, हर चंद मिनट पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसका कोई भूत नजर नहीं आता है, मगर लव जिहाद के नाम पर भूत खड़ा हो जाता है। केरल में लव जिहाद का भूत खड़ा किया गया और बाद में जब मामला शांत हुआ तो संसद में कह दिया गया कि केरल में लव जिहाद नहीं है, ना इसकी कोई कानूनी परिभाषा है हमारे पास। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा से आवाजें आने लगी हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। फिर मोदी जी आए, उन्होंने जो कुरीतियाँ थी समाज के अंदर उनको मेटना चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक, जैसे एक शब्द आपने लव जिहाद का सुना। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो है 2020, इसको संशोधित करके लाया जाए 68 वाले को, और उसमें हम जो बहला कर, फुसला कर, दबाव डालकर शादी कर लेते हैं, इसमें सजा का प्रावधान 5 साल का करें, और जो लोग इसमें सहयोगियों की भूमिका निभाते हैं उनको भी उसी श्रेणी में लाएं। ये गैर जमानती अपराध होगा। अब अगले सत्र में पेश करेंगे। हाँ, अगले सत्र में ले आएंगे हम इसको विधानसभा। एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आ रही है कि लव जिहाद या इस तरह की बातों को परिभाषित कैसे करेंगे आप? नहीं, परिभाषित मतलब उसके परिवार के लोग, भाई बंद, माता पिता अगर रिपोर्ट डालते हैं इस तरह की तो उसको करेंगे, और अगर वो कोई करना भी चाहता है इस तरह से तो उसे कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी, 1 महीने पहले आवेदन देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 1968 से धर्मांतरण रोकने का कानून है, तो फिर धर्मांतरण के बहाने इस कानून की जरूरत क्या थी? अनुराग द्वारी ने बताया कि यही नहीं, मध्य प्रदेश में मौजूदा कानून के तहत धोखाधड़ी या अपहरण पहले से ही एक अपराध है। तो क्या इसलिए ये सब बवाल उठते हैं कि जाति और धर्म से बाहर विवाह के डर का भूत बाहर आ जाए तो समाज से समर्थन मिलता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से श्रीनिवासन जैन ने बात की, तब उन्होंने कहा कि नया कानून लव जिहाद पर नहीं है, जबरन धर्मांतरण पर है। सरकार की प्राथमिकता क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बातें हो रही थी। मध्य प्रदेश में रोजगार, खेती, कृषि, अर्थव्यवस्था, इसकी बातें हो रही थी। कर्मचारियों के हितों की बातें हो रही थी। वो सब जाके एजेंडा या प्राथमिकता बदल गई सरकार की। जिस कानून को लेके अभी बात की जा रही है वो कानून तो 2014 में इसी सरकार ने राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है। ये फोरी राजनीति करना और किसी इशू पे करना, कौन मानवीय धारणा और को आत्मसात करने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होनी चाहिए? क्या वयस्कों के शादी के चयन का जो संवैधानिक अधिकार है उसे दूसरे दरवाजे से खत्म किया जा रहा है? 2 धर्मों के बीच शादियां तो जमाने से होती रही हैं, चंद होती हैं। क्या कोई प्रमाण दे सकता है कि इससे एक धर्म की संख्या कम हो गई और दूसरे की बढ़ गई? वैसे समाज को खतरा 2 धर्मों के बीच की शादी से ही नहीं है। इस तरह का खतरा उसे 2 जातियों के बीच की शादी से भी हो जाता है। लोग लाठी लेकर पहुंच जाते हैं, शादी करने वाले जोड़े को जला देते हैं, हत्या कर देते हैं, लेकिन दुनिया में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है।
2013 में अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बना, जिसे 2015 में स्थायी रूप से लागू किया गया। ध्यान से सुनिए, इस स्कीम का नाम है डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। पहले इसकी कुछ शर्तें बताता हूं। दोनों में कोई एक अनुसूचित जाति से हो, शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्य हो। दूसरी शादी होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से शादी करने पर 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। 1.5 लाख रुपए शादी के वक्त दिए जाएंगे, बाकी का पैसा फिक्स किया जाएगा। अंबेडकर फाउंडेशन में फिक्स डिपॉजिट होगा, 3 साल बाद ब्याज सहित